नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक खास कार्यक्रम और एक खास मेहमान। खास मेहमान इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अब आपको पता है, रात में सोशल मीडिया पे चर्चा कुछ, सुबह उठिए कुछ। आजकल तो पॉलिटिशियन, हम जर्नलिस्टों का भी जीना हराम हो गया पिछले कुछ दिनों से। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है। आप रात में देखिए, हरियाणा में सरकार कुछ, मंत्रिमंडल कुछ, मुख्यमंत्री कुछ। अब चिंता लगी रहती है कि सुबह उठने के बाद ऐसा ना हो कि हरियाणा में सब कुछ बदल गया हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। पिछले कई दिनों से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो हमने कहा कि जो इन पूरी चर्चाओं के एपिक सेंटर में है, उनसे ही पूछा जाए। तो हमने समय मांगा, समय मिल गया, मेहरबानी उनकी। तो हमने कहा कि पूछ लेते हैं कि आजकल ये सोशल मीडिया में खेल क्या चल रहा है और हम लोग रात में कब से नींद आराम से सोइए, रात भर मोबाइल चेक करते रहिए कि पता नहीं सुबह सरकार में कौन होगा नहीं होगा। बहरहाल स्वागत कर रहा हूं इस खास कार्यक्रम में, खास मुलाकात, खास बातचीत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शशि जी, धन्यवाद। रात हो गई है। ये पिछले कुछ दिनों से रात में सोना इतना मुश्किल हो गया है कि रात भर मोबाइल चेक करते रहिए कि सरकार है कि गई। अब तो पिछले कुछ दिनों से ये है कि ये भी चेक करते रहिए कि मुख्यमंत्री हैं कि गए। ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतना आजकल जबरदस्त आतंक मचा हुआ है। तो हमने कहा आपसे ही पूछता हूं मैं। आप तो जानते हैं मैं खुला खेल फरूखाबादी, हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। तो पहला मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे। और आप गए थे अभी करनाल, परशुराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने, एक जलसा था। आप भी वहाँ कह रहे थे कि सोशल मीडिया का बड़ा जिक्र हो रहा है। तो ये क्या है मसला? शशि जी देखिए, समय समय की बातें हैं। जब हम कभी प्रारंभ में सामाजिक कामों में, राजनीतिक कामों में उतरे थे तो उस समय जनता की आवाज़ मीडिया के माध्यम से हमको मिलती थी। हमारी बातें मीडिया के माध्यम से जनता तक जाती थी। एक विश्वसनीयता मीडिया पर भी होती थी और एक बहुत जिम्मेदारी का काम ये एक मीडिया माने एक माध्यम जिसको कहना चाहिए वो होता था जी। लेकिन ये जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, अब सोशल मीडिया को ये ठीक है, इसका उपयोग भी बहुत हुआ है और इसका लाभ भी बहुत हुआ है। लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार की जब ये खबरें बिना सिर पैर की और सोशल मीडिया के माध्यम से इधर से उधर से चलती हैं तो कई बार हंसी भी आती है, कई बार आनंद भी आता है और कई बार इस बात का कष्ट भी होता है कि इन लोगों को कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया, हर आदमी हाथ में अपना सोशल मीडिया का इधर से उधर चला देना, ये करना वो करना, और इसमें से सोशल मीडिया की विश्वसनीयता भी कम हो गई है। वरना प्रारंभ में सोशल मीडिया पर भी जब बात आती थी, कोई जिम्मेवार आदमी एक जिम्मेवारी की बात कहता था तो लोगों को लगता था कि इसके अंदर कोई ना कोई सत्यता होगी। लेकिन अब हर आदमी रिपोर्टर बन गया है, हर आदमी सोशल मीडिया में अपनी बात को कहने के लिए आगे बढ़ गया। हाँ, जिनको आनंद आता है इन बातों में वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, उसको रिट्वीट करते हैं, उसको फिर आगे प्रसारित करते हैं, फॉलो करते हैं और ये सारे काम करते हैं। और इसमें कुछ लोग वेस्ट इंटरेस्ट के भी लोग होते हैं, कुछ लोग उनको आनंद आने लगता है उसमें से भी करते हैं कि शायद इसी के आधार पर कुछ हो जाए। अरे भाई, मुख्यमंत्री बनना या विधायक बनना या सांसद बनना या सरकार में इधर से उधर आना जाना, ये सोशल मीडिया वाले तय करेंगे क्या? आखिर इसकी एक प्रोसेस है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की प्रोसेस में जनता को एक बहुत बड़ा एक अवसर दिया जाता है कि एक बार 5 साल में जनता चुनती है, विधायकों को चुनती है। विधायक मिलकर के अपनी कोई इच्छा प्रकट करते हैं तो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का होता है, तब जाकर के कहीं कोई निर्णय होता है कि भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ओवरनाइट किसी को सपना आ गया कि चलो आज मुख्यमंत्री को बदल डालते हैं, उसको रात को बैठे बैठे सोते सोते खबर निकाल दी और खबर निकाल के मजे लेने वाले लोग उसको यानी रिट्वीट करने लग गए, उसको आगे प्रसारित करने लग गए, रोजाना ये काम हो गया। तो मुझे तो जब से खबर चली तब से आनंद ही आता रहा है। मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं ना? मैं तो आनंद ही आता रहा। और अभी आपने प्रश्न पूछा तभी मुझे आनंद ही आया इस बात का कि एक बेसिर पैर की बात को एक जिम्मेवार आदमी किस ढंग से पूछ रहे हैं। ये ठीक है, आप अपने लिए नहीं पूछ रहे, आप जनता के लिए पूछ रहे हैं। तो जनता को तो मैंने कल अपने करनाल के भाषण में बता दिया था कि रोजाना मुख्यमंत्री को बदल के सोने की भी कुछ लोगों को
एक सपने जैसी बात हो गई है। आनंद लेते रहे। वो करते रहे। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि अगर इस काम में इनको अगर सफलता ना मिले और थक जाएं, मेरे पास आ जाए, मैं कुछ ना कुछ और भी बता दूंगा इनको। एक सोशल मीडिया पे मैं एक लार्जर एस्पेक्ट पे जाना चाहता हूँ। हरियाणा में जो गवर्नेंस है मैं उस पे जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले ये सोशल मीडिया वाली जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मतलब उसको हम लोग भी कम से कम एक बार नहीं 1000 बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं तभी चैनल पे चलाते हैं, वरना पता चला हर दिन मुकदमा डिफेमेशन सूट होता रहेगा, मानहानि का केस होता रहेगा। एक मंत्री, लेकिन ये सवाल तो आप दे सकते हैं इसका जवाब, मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार को लेकर के भी बहुत बातचीत चल रही है। देखिए, आज से नहीं चल रही, चर्चा है, आज चर्चा। से नहीं, ये जब से पहले दिन से जब मंत्रिमंडल बनता है जी, उसी दिन से कुछ लोगों की इच्छाएं जाग जाती हैं, या कुछ लोग प्रोत्साहित करते हैं दूसरे लोगों को, अरे भाई ये मंत्री बन गया, ये क्यों नहीं बना, ये बन गया तो वो क्यों नहीं बना, तो इसलिए कब चेंज होगा। अब ये तो क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था हो गई है कि विधानसभा में 15% विधायकों को ही अवसर मिलता है मंत्रिमंडल में रहने का, उससे ज़्यादा बन नहीं सकते। पहले कभी होता था, लिमिट नहीं होती थी, अब लिमिट हो गई है। अब उसमें लगातार जब चर्चाएं चलती रहती हैं तो इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। अगर कभी मंत्रिमंडल में कोई हेरफेर करने की बात भी आती है तो ये जनता को ना पता होता है और ना ही जनता के लिए विषय होता है। ये तो पार्टी को मुख्य रूप से सोचना होता है कि भाई डिलीवरी हमारे मंत्रिमंडल की ठीक हो रही है तो सब बढ़िया चलता है, और डिलीवरी में कहीं कोई दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तभी सोचा जाता है। आज के दिन में हमारे मंत्रिमंडल के सभी मुख्यमंत्री समेत 14 के 14 मंत्री सब अच्छी डिलीवरी कर रहे हैं, जनता को जो चाहिए वो दे रहे हैं। और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उस दिन तो फिर जब हो जाएगा तभी पता लगेगा, उससे पहले क्यास लगाने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि जिस चीज की ज्यादा चर्चा हो जाए, मैंने कई बार देखा है पॉलिटिक्स वो होते भी नहीं है, वो होती भी नहीं है। लेकिन ये चर्चा को बल तब मिला जब आपने कई विभागों को इकट्ठा मर्ज करना शुरू कर दिया आपने। उसका कारण कोई मंत्रिमंडल नहीं है, उसका कारण यह है कि हमने काम करते करते एडमिनिस्ट्रेटिवली कई बातें देखी हैं कि कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग है, कुछ चीज़ों का दायरा एक ही है, काम एक ही है, लेकिन नाम बदल करके छोटे छोटे विभागों को अलग से बांटा गया। उदाहरण के लिए कभी ये सोशल जस्टिस और हमारा जो SC-BC डिपार्टमेंट है एक ही होता था। अब किन कारणों से उस समय अलग किया गया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वही स्कीमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में है, वही स्कीमें SC-BC में है। और अब तो हमने उन सबको मिला करके अंत्योदय का, जब से हम एक कंसेप्ट लेकर के आए और उस नाते से आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली की आय को देख करके वो लाभ सबको मिलने चाहिए, चाहे वो SC हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो समाज का कोई और वर्ग हो, तो उन सबको जब लाभ मिलेगा तो उस नाते से अंत्योदय के कंसेप्ट से सब मिल सकता है, मिल जाता है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी वर्ग के विरोध में कोई बात कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू चलाने के लिए सारा काम जब एक विभाग के अंतर्गत किया जा सकता है तो उसको एक करते हैं। तो इसी प्रकार से और बहुत से विभाग हैं। हमारी जो अकेडमीज़ हैं, अभी अलग अकेडमीज़, कभी एक साहित्य अकादमी होती थी, अब किन कारणों से इनकी अकादमीज़ अलग अलग बना करके 6-7 अकादमीज़ बना दी, सारे में वाइस चेयरमैन अलग, डायरेक्टर अलग, सब। वहाँ मैंने देखा क्या है कि जितना उनका बजट होता है उसमें 80% बजट वहाँ जो काम करने वाले उनकी तनख्वाह में अधिकारी और कर्मचारी उनकी तनख्वाह में चला जाता है, 20% जनता के लिए बचता है। तो हमने कहा अगर इसको सबको मिलाकर के एक हेड पर लाएंगे तो काम तो सारा वो होगा ही, लेकिन वो जो 6 जगह खर्च होने वाला है वो एक जगह होगा। सामान्य कोई एक आध कर्मचारी अलग से भी रखना होगा उन कामों के लिए, तो कुल मिलाकर के जितने एक अकादमी में हैं उसका 1.5 गुना से काम चल जाएगा, 2 गुना से चल जाएगा, 6-7 गुना तो नहीं रखने पड़ेंगे। मतलब कुछ मंत्री आजकल रात में सो नहीं पा रहे हैं तो वो अपना आराम से सोए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई विभागों के आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन का मंत्रिमंडल से कोई उसका लेना देना नहीं है। हाँ, पोर्टफोलियो में कोई बात अगर कल को बदली जाएगी, किसी के पास 2 विभाग हैं तो हो सकता है एक विभाग उसका कम हो जाए, किसी के पास 2 है तो उसके 3 भी हो सकते हैं, या कुछ विभाग मिल करके उसका रीअलाइनमेंट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मंत्रिमंडल के सुविधा के लिए और प्रशासनिक एक तेजी लाने के लिए काम में प्रशासनिक एक रैशनलाइजेशन है और उस रैशनलाइजेशन को हम कर रहे हैं। मतलब मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल बहुत ज्यादा नहीं है, डिपार्टमेंट्स चेंज हो सकते हैं, मंत्रालय बदल सकता है, लेकिन जो है वही मंत्री काम वो आराम से सोए, आराम से सोशल मीडिया से अपनी नींद हराम, कोई भी मंत्री अपनी नींद हराम ना करें, आराम से सोए। हम 2022 के अंत में हैं, 2023 मुहाने पे खड़ा है और उसके तुरंत बाद 2024 है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी।
मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि जो बुनियाद आपने डाली है, बहुत सारे स्कीम्स हैं या योजनाएं हैं, मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहता हूं, ब्रीफली सब पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये बुनियाद होगा। और 2022 जैसा मैंने कहा कि हम अंत में हैं और 2023 से शुरुआत है और 2024 में तो चुनाव ही है, दोनों चुनाव हैं। आपने एक चिरायु योजना शुरू की और उसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातचीत भी की है आपने, ये और 2024 को ध्यान में रखते हुए ये क्या इम्पैक्ट है इसका? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी योजना जो हमारी शुरू होती है वो किसी साल को या किसी चुनाव को रख के कभी नहीं बनाता मैं। मेरे सामने होता है जनहित लोकहित। जी, जनहित लोकहित ये सबसे बड़ा लक्ष्य है मेरा। और इसमें जब हमको ये ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत में जो SCCC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा 2011 में जो बना था, उसके आधार पर वो योजना लागू की है सारे देश में। उस बात को 11 साल हो गए उस डाटा को इकट्ठे किए हुए। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, परिवारों की आय कम हो ज़्यादा हो ये बदल होती रहती है। उसमें भी जो BPL की लिमिट थी वो 1,20,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की आय थी। आज सिनेरियो बदल गया है लोगों की, यानी एक प्रकार से इन जनरल भी जैसे आर्थिक स्थिति प्रदेश की होती है उस हिसाब से बदलती है। आज हमको लगता है कि वो उस डाटा के परिवार 15.5 लाख परिवार उस समय सूची में थे। जब हमने गोल्डन कार्ड देने शुरू किए तो वो परिवार ही 9 लाख हमको मिले। बाकी 6 लाख परिवार या तो कई बार ऐसे गरीबी के परिवार होते हैं वो कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, बाहर प्रदेशों के परिवार होते हैं, या उनकी आय लिमिट ऊपर हो जाती है, वो खुद भी कार्ड बनवाने के लिए आते नहीं हैं। तो ऐसे मात्र 9 लाख परिवार। जब हमने इनकम बेस्ड सारा ये डाटा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इकट्ठा किया तो हमने उस आय लिमिट को 1,80,000 किया और वो बन गया 28 लाख परिवार, 28,89,000 टू बी मोर स्पेसिफिक, 28,89,000 परिवार हो गए। अब हमको लगा कि ये सारे परिवार उसमें जोड़ने चाहिए। तो केंद्र ने तो हमको मैक्सिमम लिमिट दी हुई 15.5 लाख परिवार की, हमने उसको 28,89,000 किया है। तो 13,89,000 परिवारों को अतिरिक्त प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए योजना बनाई। उस योजना का नाम है चिरायु हरियाणा, एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार का योगदान रहता है 60% का, 40% प्रदेश सरकार देती है। लेकिन 15 लाख से ऊपर, 15.5 लाख से ऊपर जो 13 लाख ये परिवार हैं, इनका पूरा पैसा प्रदेश सरकार खर्च करेगी और इस पर हमारा लगभग 500 करोड़ रुपया साल का ये हमारा खर्च होगा। अब ये टारगेट है गरीब आदमी को उसके इलाज पर पैसा न खर्च ना करना पड़े, ये टारगेट वो है। अब इस टारगेट को मैं 2024 से या 2023 से या 2025 से जोड़ूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमारा टारगेट है कि जो डिजर्व करता है समाज का व्यक्ति, जिसको आवश्यकता है, जो सामान्य अपनी आर्थिक स्थिति में से इन चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकता है, इनको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए चिरायु योजना शुरू की है। एक बहुत आप जिसकी का जिक्र करते हैं अंत्योदय योजना, और मैंने देखा है पिछले कई वर्षों से आप उसका जिक्र करते रहे हैं। अगर आज मैं ये पूछूं, इस सरकार में लगभग 3.25 साल हो गए सेकेंड टेन्योर में, पहले 5 साल इंडिपेंडेंट आपका रूल रहा है, बीजेपी का रूल रहा है। अंत्योदय पे आप जो इतनी बातचीत करते हैं, इन रियलिटी ग्राउंड पर क्या उसका कुछ फायदा मिला है? वो इम्प्लीमेंट कर पाए? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आखिरी व्यक्ति को समर्थन, आखिरी व्यक्ति को मदद, चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी हो, वो कुछ हुआ है? कभी आप देखते हैं कि डेटा में या उसका एनालिसिस कि उसका फायदा हुआ? बिल्कुल, मैं हमेशा इसका एनालिसिस करता रहता हूँ। जैसे मान लो ये निरोगी ये जो हमारी योजना जो चिरायु बताई है, चिरायु भी अंत्योदय का एक हिस्सा है। अंत्योदय का मतलब है कि जो गरीब है उसका अपलिफ्टमेंट करो, उसमें उसकी खर्च में सहयोग करो या उसकी इनकम बढ़ाओ। हमने जो परिवार पहचान पत्र बनाया है, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के वर्ग के लोगों को हमने छांटा है। जैसा अगर 1 लाख रुपया पर परिवार पर ईयर, अगर मैं इनकम की बात करके परिवारों को छांटता हूं, वो परिवार 7 लाख मिलते हैं मुझे। 7 लाख परिवारों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति जिसको कोई रोजगार दिया जाए, जो उसकी सहायता की जाए ताकि वो अपनी आय को बढ़ा सके। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाया, ताकि इनको परिवारों का उत्थान कैसे करें। हमने कैंप्स लगाए, लगभग 500 के आसपास कैंप्स लगे हैं।
2.5 लाख परिवारों का उसके अंदर हमने बुला करके उनकी काउंसलिंग कराई, उनसे पूछा है किस बात में रुचि है, क्या वो काम कर सकते हैं, क्या उनको स्किलिंग के माध्यम से उनका लेवल ऊपर उठा सकते हैं, क्या किसी को प्राइवेट नौकरी में नौकरी दिलवा सकते हैं, क्या किसी को लोन की आवश्यकता, काम करना चाहता है उसको लोन मिल सकता है क्या। तो अभी तक इसी साल में ये शुरू किया हमने, क्योंकि 2 साल पीछे कोविड के ये हमारे एक प्रकार का मैं ये कहूँगा कि वो आधे अधूरे ही काम हुए हमारे। बाहर जाके काम कर नहीं सके, फील्ड में लोग काम के लिए उतर नहीं पाए, घर से काम करना पड़ा, ऑनलाइन काम करना पड़ा। लेकिन अब उस पर शुरू किया है तो लगभग 32,000 परिवारों को उसका सीधा लाभ मिल चुका है। ये ग्राउंड रियलिटी है। जबकि उनको किसी को 1 लाख की ज़रूरत है 1 लाख, किसी को 2 लाख की ज़रूरत है 2 लाख, किसी को अपनी दुकान में पैसा चाहिए, मानो छोटा सा दुकान उसको बनानी है उसके लिए चाहिए, किसी को 2 पशु पालने हैं उसके लिए चाहिए, किसी को कोई छोटी मशीन लगा के अपना छोटा उद्योग लगाना है उसके लिए चाहिए। ये 32,000 तो बैंकों से सीधा सीधा इनको लाभ मिला है। जिन लोगों को नौकरी दी है, ऐसे नौकरी वाले लोग भी काफ़ी इसमें आगे आए हैं। जैसे अभी हमारा एक HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये हमने पोर्टल बनाया और हमने घोषणा की कि जो आउटसोर्सिंग पर अभी तक हम ठेकेदारों से लोग लेते थे, बहुत शोषण होता था लोगों का, उस शोषण को बंद करने के लिए हमने अब सीधे सीधे जो गरीब लोग हैं उनको HKRN के माध्यम से जो आउटसोर्सिंग की नौकरी वो देनी शुरू किया। सबसे पहले TGT PGT टीचर्स मैंने स्वयं अपने हाथ से 4,100 लोगों को बटन दबा करके, और जो सबसे पहले गरीब लोग हैं जिनकी आय 1 लाख से कम है, जिनकी आय 1,80,000 तक है, उनको अलग अलग प्राथमिकता देकर, जैसे हमने 1 लाख से नीचे के जो परिवार हैं उनमें से कोई PGT TGT मिल गया तो उसको 50 अंक दिए, 1,80,000 तक है उसको 40 अंक दिए, 1,80 से ऊपर मानो 3 है या 2.5 है उसको हमने 30 दिए, उसके ऊपर 20 दिए, ताकि जो सबसे गरीब परिवार है उसकी इनकम के हिसाब से उसको वरीयता दिया जाए। 4,000 लोगों को नौकरी दी है, अभी और 4-5,000 हमने देनी है, तो ये अंत्योदय है। तो इस प्रकार के हमने सरकारी नौकरी में भी एक योजना बनाकर कि जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है उसको 5% अंक अलग दिए। अभी अंत्योदय है। इसको लेकर के लोग कोर्ट में पहुंचे कि तो डिस्क्रिमिनेटरी है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जनता के हित में किसी प्रकार की ऐसी योजना कि आखिरी आदमी को अगर उठाने के लिए कोई स्पेशल, आखिर रिजर्वेशन भी तो यही चीज़ होती है कि रिजर्वेशन में भी गरीब परिवारों को लाभ मिले ताकि वो आगे बढ़ जाए। इसी प्रकार से हमने ये सब किया तो कोर्ट ने इसको अपहेड किया कि 5 अंक ठीक दिए गए हैं। आपने जिक्र किया अभी परिवार पहचान पत्र। मुझे याद है जब इसके बारे में पहली दफ़ा चर्चा हुई थी तो इसका बहुत विरोध भी हुआ था, और अभी जो पेंशन जो कटे, बहुत सारे बुजुर्गों के जो पेंशन कटे, उसमें भी ये कहा गया कि इस परिवार पहचान पत्र का बड़ा उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब जब हम 2022 के अंत में हैं, 3-3.25 साल इस टेन्योर का हो गया है, तो अब एक वक्त भी है जब हम रिव्यू करें कि जो हमने किया था उसका इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एज अ गवर्नमेंट भी, एज अ चीफ मिनिस्टर भी। परिवार पहचान पत्र को अब 3.25 साल के बाद आप कैसे रिव्यू करते हैं? देखिए, परिवार पहचान पत्र का लाभ जितना अब जनता को हो रहा है, सबने स्वीकार किया कि ये चीज़ ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं त्रुटियां उसमें हो सकती हैं, क्योंकि आखिर तो सारा सिस्टम, क्योंकि आपका तो बड़ा विजन था कि आधार के आगे की ये चीज़ वही आधार है, वो इंडिविजुअल को पहचान करने का एक पैमाना है कि एक सिटीजन का एक नंबर ID होनी चाहिए ताकि उसका पता लगे ये ठीक व्यक्ति है। लेकिन हमारे समाज में व्यक्ति जो है वो इकाई नहीं हो सकता, परिवार एक इकाई है, क्योंकि एक परिवार में 1 या 2 व्यक्ति कमाने वाले हैं, 4 या 6 उसके ऊपर निर्भर होते हैं, तो परिवार की देखरेख करनी पड़ती है। परिवार को एक ID दे करके उस परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें रोगी है उसका इलाज होना चाहिए, उसमें बुजुर्ग है उसकी भी सोशल एक प्रकार से उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो एक परिवार के अंदर सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो परिवार पहचान पत्र का ये कंसेप्ट, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। विरोध करने वाले भी आज खामोश हो गए हैं। बल्कि इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को सारे प्रदेश लागू करें। सब अध्ययन कर रहे हैं। अभी पीछे महाराष्ट्र के लोग आए थे, मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई, हमारे अधिकारियों के साथ सब लोग जा रहे हैं। और अभी मैं जम्मू कश्मीर में गया तो उन्होंने इस विषय को समझा, और मैं आपकी जानकारी के दे रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर ने तो परिवार पहचान पत्र लागू कर दिया। उनका हम भी परिवार का एक ID देंगे ताकि परिवार के लिए ये सब किया जाए। और परिवार के इस प्रकार के सिस्टम से ही बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी PPP के कारण से। जैसे ओल्ड एज पेंशन, 60 साल का होने के बाद पहले लोग धक्के खाते थे
अब काटने की बात एक तरफ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों काटी गई है, लेकिन वो नई बनाने के लिए भी अब किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, कोई दस्तावेज लेकर के दफ्तर में नहीं घूमना पड़ता, कोई धक्के नहीं खाने पड़ते। 60 साल होते ही अगले महीने से उसको पेंशन उसके घर में मिलनी शुरू हो जाती है। और ये लगभग 4000 अभी इन महीनों में ही, थोड़े महीने हुए हमने लागू कर दिया, अब ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। लोग खुश होकर बताते हैं मैं तो दफ्तर गया ही नहीं, मेरी पेंशन आ गई है। केवल उसका साइन कराने के लिए कंसेंट लेटर के ऊपर साइन कराते हैं कि आपको पेंशन तो फिर ये बहुत सारे लोगों की कट कैसे गई, वो बताता हूँ। उसके बाद दूसरा विषय पहले करता हूँ मैं, राशन कार्ड। जो ये शिकायत रहती थी हमारे पीले कार्ड नहीं बने, हमारा बीपीएल का कार्ड नहीं बना, वो भी 1,80,000 से ऊपर ऑटोमेटिक कार्ड बनेंगे। 2 जिलों में पायलट हो चुका है, कुरुक्षेत्र में सिरसा में लगभग 80,000 नए कार्ड बने हैं। ये ऑटो होगा? ऑटो होगा। 1,80,000 की जिसकी लिमिट है, जाने की जरूरत उसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो फिजिकली कार्ड की भी जरूरत नहीं है, उसका तो केवल उसने परिवार पहचान पत्र बनाना है, बताना है, डिपो होल्डर ने देख लेना कि हाँ 180 से नीचे इसका नाम है, तो उसको राशन अपना दे देगा। कोई कठिनाई, उसको कहीं फिजिकल कार्ड नहीं ले जाना, कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली 1 जनवरी से सब शुरू होने वाला है। इसके अनाउंसमेंट में कुछ समय के बाद करने वाला हूँ, लेकिन 1 जनवरी से कोशिश हमारी यही है कि हर एक 180 से नीचे के परिवार का। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, छोटी नहीं है। क्या एक बार दोहरा? 1,80,000 रुपए से सालाना इनकम जिस परिवार की कम है, उसका बीपीएल कार्ड ऑटोमेटिकली वो उसमें दर्ज हो जाएगा और उसको पहले चरण में राशन जो है मिलना शुरू हो जाएगा। ये 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। हरियाणा में ये स्कीम लागू हो जाएगी, बिल्कुल लागू हो जाएगी। ये तो बड़ी खबर है। और ब्रेकिंग, मतलब हम लोग जो ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं ना अपने अंदाज में, ये उस हिसाब से भी है। तो ये मैं कई बार पहले बता भी चुका हूं कि हम इसको लागू करने जा रहे हैं। तो ये सारा, लेकिन डेट आपने क्लैरिफाई नहीं किया। हाँ, डेट अब बताइए। 1 जनवरी से ये है। हाँ, अब इसमें ही जो पेंशन कटने की बात है, अपने यहाँ एक नियम है कि जो भी बुजुर्ग है उसकी पति पत्नी की आय, कपल की आय यदि 2 लाख से ऊपर है तो वो इस ओल्ड एज पेंशन का हकदार नहीं है। लेकिन पिछले कभी भी सरकारों ने, और हमने भी पिछले 5-6 साल में कभी बहुत ध्यान किया नहीं, क्योंकि उस समय तक हमारे पास भी कोई प्रमाण थे नहीं। ये तो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद पता लगा कि 4 लाख रुपया साल का कमाने वाला भी पेंशन ले रहा है, 4.5 भी, 5 भी, 3.5 भी। तो 3.5 लाख से ऊपर के परिवारों की अभी पेंशन हमने काटी है, 30-35 हज़ार पेंशन कटी है। अच्छा। ये जो शोर मचता कि 2 लाख कुछ कट गई है, 2 लाख परिवार तो हर साल में नॉर्मली पहले भी कटते थे, आज भी ड्यू टू डेथ। ओके, डेथ के कारण से 3.5 लाख के ऊपर पति पत्नी को मिला के अगर इनकम है, हाँ, तो उनको पेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब अभी हमने 30-32 हज़ार पेंशन काटी है, 30-32 हज़ार लोगों की पेंशन कटी हाँ, है। लेकिन ये हम उनको अपील भी करते हैं, समझाना भी चाहते हैं कि पेंशन गरीब आदमी को मिले। यानी आखिर तो जनहित की जितनी योजनाएं सरकार की हैं उस पर पहला अधिकार गरीब आदमी का है। और गरीबी के हमने अलग अलग श्रेणियों में एक लिमिट तय की है, कहीं 1 लाख है, कहीं 1,80,000 है, कहीं 2 लाख है, कहीं 3 लाख है। तो इसकी लिमिट आज भी 2 लाख है, फिर भी हमने 2 और 3.5 के बीच में भी काटी नहीं है। आगे चल के देखेंगे क्या करना होगा। मतलब 2 लाख के ऊपर कट जानी चाहिए, लेकिन अभी 3.5 लाख, 3.5 लाख से ऊपर काटी है, वो 30-32 हज़ार। हाँ, तो हम अपील करेंगे लोगों को कि वो इसको छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी ने एक बार अपील की थी, क्या कि जो लोग सब्सिडी लेते हैं गैस सिलेंडर की, और संपन्न लोग हैं तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दें। आपकी जानकारी के लिए लगभग 1 करोड़ लोगों ने और वो गैस सब्सिडी छोड़ी थी। तो है तो इसी तरह की अपील ये चीज़, हम जनता को परेशान भी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जिसको जितनी आवश्यकता होगी सरकार उसके लिए ही उतनी योजना बनाएगी। आखिर तो चारों उंगलियां बराबर नहीं है, यहाँ लोअर क्लास इनकम के भी लोग हैं, मिडिल इनकम के भी हैं, हायर इनकम के भी हैं। तो सरकार सबसे पहला लाभ लोअर इनकम वालों को देगी, उनको आगे बढ़ाएगी, ऊपर उठाएगी। इसीलिए ये सारा ओल्ड एज पेंशन का अब किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं रही है। हाँ, अगर किसी की इनकम वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि रह गई है, उसके लिए हम कैंप लगा रहे हैं, और कैंप लगा के पूछ रहे हैं कि भी आपकी जो इनकम दर्ज की हुई है, अगर आपको लगता गलत है तो आप बता जाइए, हम दोबारा से उसको वेरीफाई कराएंगे, आपकी बात ठीक होगी तो वैसे ही करेंगे। अभी 2 दिन के कैंप लग चुके हैं, 10 और 11 तारीख, 16, 17, 18 दिसंबर को फिर 3 दिन के कैंप सारे हरियाणा में लग रहे हैं। ठीक है, इसी में एक पॉलिटिकल सवाल ये भी है कि जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, जब हम ये ओल्ड एज पेंशन की जब बात कर रहे हैं तो उनके मैनिफेस्टो में 5100 करने का था, और आपने देखा होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी वहाँ दहाड़ कर ये कह रहे थे कि ये मेरे मन में टीस है कि हम 5100 नहीं करवा पाए, और ये हम वचन देते हैं कि
1.5 साल पौने 2 साल बच गया, ये हम करवा करके ही रहेंगे। तो इस पे क्या है स्टैंड सरकार का? इस विषय में अब उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, अपने लेवल पर जो कहा होगा, मैंने तो कुछ कहा नहीं है। जब कभी कभी बात होगी देखेंगे। कुल मिला के हमने उसको 3,000 रुपया कहा हुआ है, तो 3 तो दोनों को ही फिट होता मैनिफेस्टो में, 5 तो फिट अभी है नहीं। कोई बातचीत आएगी तब देखेंगे। मतलब ये तो सरकार चूंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तो बीजेपी ने 3 कहा हुआ है और वो उतना हो जाएगा, है ना? ठीक है सर, तो ये कई लोगों के लिए संदेश भी है। बहरहाल हम तो जर्नलिस्ट हैं सर, बीच बीच में आग लगाते रहते हैं। आईटी, आप जितनी चीज़ें बात करते हैं, चाहे ये अंत्योदय की बात कर रहे हैं, चाहे पीपीपी की बात कर रहे हैं, बिना आईटी के सहारे के हो नहीं सकता। और एक बार जब मैं बातचीत कर रहा था तो कह रहे थे सरकार से जुड़े लोग कि आईटी रिवॉल्यूशन हमने हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से किया है। क्या है वो? देखिए, अध्ययन करने के बाद अभी नहीं, बल्कि बहुत पहले से मैं इन विषयों के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हुए अपना मन बढ़ाए हुए था। 1996 से लेकर के 99 तक हमारी सरकार, यानी हम पार्टनरशिप में थे चौधरी बंसलाल जी की सरकार में। उस समय में मैंने ये कहा था कि ये जो इतनी भीड़ आती है अध्यापकों की, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, वो हमारी पार्टी से थे, मैं देखता था कि वहाँ बरामदे में, उनके कमरे में भीड़ लगी रहती थी। और क्या ट्रांसफ़र कराना है। अब 80,000 अध्यापक हैं हमारे, 80,000 अध्यापकों में से 2-4 हज़ार भी इस चक्कर में रहें तो ऐसा लगता है सारा बिल्डिंग भर गई। हमने उन समय कहा कोई सिस्टम बनाइए, और सिस्टम बनाएंगे तो ये सारी भीड़ की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या सिस्टम? मैंने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी की चर्चा उस समय भी की थी, लेकिन उस समय बहुत लोगों को अपील नहीं की वो। फिर मैंने हिमाचल में भी जाके कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए, आईटी का ज़माना है। और मैं संयोग से नरेंद्र मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आईटी में 1996 से ही इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ गया था। हिमाचल में धूमल जी की सरकार थी, मैंने उनके सामने भी रखा, उनका कि भाई शिक्षा मंत्री और उनसे बात कर लीजिए। उन लोगों ने भी माना नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब 2014-15 में मैंने इस विषय को शुरू किया तो मैंने इसको लागू करने के लिए अपने शिक्षा मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत मान लिया कि हाँ ठीक है, अब इसको लागू कर सकते हैं। अमला जी थे उस समय भी, लेकिन उस समय चूँकि मेरा रोल दूसरा था, तो मैंने स्वयं पॉलिसी बना करके अधिकारियों को, आईटी के लोगों को बुला करके वो पॉलिसी बनवाई। 93% पीपल, यानी टीचर्स, दे वर सेटिस्फाइड कि उनको पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन का स्थान मिल गया, जिसको जहाँ चाहिए था वहाँ मिल गया। केवल 6-7% लोग जो सिफारशी लोग होते थे, बार बार बहुत घर के नज़दीक, शहर के अंदर वो नौकरियां करना चाहते थे, केवल उन्हीं को डिससेटिस्फेक्शन थी। इसको धीरे धीरे हमने लागू कर दिया बाकी चीज़ों में भी। जब ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया तब हमको ध्यान में आया कि आईटी के माध्यम से हम ह्यूमन इंटरफेस के बिना बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। फिर हमने ई दिशा केंद्र हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी ये सारे विषय आने लगे, CSCs हैं, VLEs हैं, और हर चीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिकली या जिसको करना चाहिए डिजिटलाइजेशन का काम जैसे जैसे बढ़ा तो बहुत सरल हो गया कि सारी चीज़ें आसानी से आगे बढ़ गई। हमें ध्यान में आया कि इसमें से एक रोग जो समाज में बहुत भयंकर है वो है करप्शन का। करप्शन भी इसमें काफ़ी कम हुई, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस में ही कई तरह के, सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, मध्यम दर्जे के भी हैं, और बहुत ऐसे घटिया दर्जे के भी हैं कि जो हर अपनी कलम के अंदर जो उनके ताकत है उसको एनकैश करने के लिए करप्शन का धंधा वो करते रहे हैं। इन चीज़ों पर भी रोक लगी और काम में स्पीड आई। ई फाइलिंग का हमने सिस्टम शुरू किया। अब जो फाइल जिसको कहते हैं ना, सरकार की फाइल सरक सरक कर चलती है जी। अब वो बिना टाइम लगाए वो फाइल यहाँ से दबाई वहाँ पहुँच गई, वहाँ से दबाई वहाँ पहुँच गई, इधर से उधर क्लिक से ही चली गई, और वहाँ अपना फटाफट जो कुछ उन्होंने उसके बाद फाइल में रिकमेंडेशन करनी है, अप्रूव करनी है, जो कुछ करना वहाँ से उठी वहाँ चली गई। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फास्ट है, करप्शन यानी नहीं है, पेपरलेस है, यानी हैसल फ्री सिस्टम ये आईटी का बहुत चीज़ों में लागू कर दिया। तो आपको ये समझ में आती है बात, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, आप सिर्फ मुख्यमंत्री अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, आप पॉलिटिक्स में भी, एक पॉलिटिकल पार्टी में हैसल फ्री कर दिया सिस्टम को, और लीडर्स को आपने भीड़ फ्री कर दिया। मतलब कई नेता हैं जो अगर भीड़ ना देखें सुबह शाम दोपहर तो नींद नहीं आती है,
तो आपने इधर हैसल फ्री किया और उधर नेताओं को भीड़ फ्री कर दिया। हमारे सब लोगों को नींद आती है, चिंता है तो हमारे विपक्षी नेताओं को है। वो एक आरोप लगाते हैं जी, खास करके जो पूर्व सीएम इस समय के कांग्रेस के लीडर, जी। वो कहते जब हम सीएम थे तो हमारी कोठी तो जनता से भरी रहती थी, इधर भी उधर भी भीड़ भी, गेट पर भी, अंदर भी बाहर भी, और यहाँ हम जाके देखते तो कोई आदमी नहीं आता। मैं ये कहता हूँ कि आखिर वो भीड़ आती थी तो क्यों आती थी? उनको परेशान होने के लिए, एक छोटे से काम के लिए 2 दिन 3 दिन आके पड़े रहते थे, बहुत मुश्किल से, और वो भी नीचे कहीं सेटिंग कर करा के अपना काम करा के ले जाते थे। मसलन ट्रांसफ़र भी करा के ले गए, यहाँ से वो घर पहुँचते थे, पहुँचते ही पीछे से ऑर्डर मिल जाता था कि जो तुम ट्रांसफ़र करा के आए थे वो तो किसी और ने जाके कैंसिल करा दिया। फिर वो दौड़ता था। यानी उसको अपनी ताकत मानते थे, वो ताकत नहीं है, वो लोगों की परेशानी है। और परेशान लोग जो इधर चक्कर काटते हैं, तो ये लोग जिस प्रकार का दावा करते थे, आखिर क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? हमने इलेक्ट करने के लिए सब किया, भीड़ नहीं लगने दी, सीएम विंडो शुरू की, उसके ऊपर आज भी दर्ज है 12 लाख एप्लीकेशन इस समय तक आ चुकी हैं पिछले 8 साल में, यानी 1 साल में 1.5 लाख। ये 1.5 लाख लोग जो अपने घर बैठे अपनी बात को और हमारे तक पहुंचा देते हैं सीएम विंडो के माध्यम से, उनका आना जाना बचा, समय बचा, पैसा बचा, और जो होना था बाद में होकर के उसको उत्तर मिल गया। वहीं उत्तर मिलता है। सीएम विंडो पर समस्याओं को हल करने के लिए हमने हर ब्लॉक के अंदर 3 एमिनेंट सिटीजन लगाए, पब्लिक में से। सरकारी कर्मचारी, इसकी जो ग्रीवेंस जिसकी है एग्रीव्ड पार्टी, उसकी ग्रीवेंस ठीक से सॉल्व हुई कि नहीं हुई, ये खाली वो नहीं बताएगा, जो एमिनेंट पर्सन ऑफ द ब्लॉक, वो बताएगा कि हाँ इसकी समस्या का हल हो गया है या नहीं हुआ है, होने वाली है, नहीं होने वाली है। हर प्रकार के काम होते हैं। तो इतने सारे लोगों के, आप तो आजकल डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहे हैं। जा रहा हूँ ना मैं, और उसमें एक मैं तो आपको पता है मैं पत्रकार हूँ, है ना, तो ढूंढता रहता हूँ। उसमें आपने कहीं पर सोनीपत में कह दिया कि गला काट दूंगा या क्या कर दूंगा या पनिशमेंट दे दूंगा। देखिए क्या होता अब है, आपके जो मित्र बैठे हैं ना नदी के उस पार या सरकार के उस पार, जो पुराने वाले नए वाले तमाम मित्र, बोले कि देखिए तो खट्टर साहब ऐसे हैं, मनोहर लाल जी ऐसे इतने सौम्य स्वभाव के हैं, फिर भी गला काट देते हैं, कभी की बात कर देते हैं, कभी उधर कभी उधर। कुछ बातें कहावतें होती हैं, ना गला किसी काटा है, ना काटूंगा, ना मैं काट सकता, काटूंगा तो 302 लग जाएगी मेरे ऊपर जी। लेकिन एक दोषी आदमी कोई दोष करे, उसके प्रति क्रोध का जब भाव मन में आता है तो कोई शब्द निकलते हैं। कोई गला काट देना मेरे हाथ में भी नहीं है, गला काटना, ना मैं काट सकता हूँ और ना ही, हाँ गलत काम को बर्दाश्त नहीं होता है, ये भाव मेरे मन में जरूर है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को जरूर कटेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले 2 विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं और सरकार से जुड़े हुए हैं। एक प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, प्रॉपर्टी सरकार कह रही है हम प्रॉपर्टी आईडी बनाएंगे और एक दिमाग में एक लंबी चौड़ी स्कीम है। और दूसरा, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे स्कूल की आप बात कर रहे थे, तो एक बड़े उसमें बड़ा चला भी आदमपुर के शहर में कि सरकार स्कूल बंद कर रही है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कुछ बनाया आपने। इन दोनों विषयों पे मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि ये क्या है। देखिए, और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ रजिस्ट्री घोटाला और तमाम घोटाले सामने आ चुके हैं। देखिए, विद्यालयों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो हमारे यहाँ विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है, लगभग 14,000 से ऊपर सरकारी विद्यालय हैं। लेकिन इन विद्यालयों में अब शिक्षा के लिए आखिर हमने शिक्षा का सुधार खूब करना शुरू किया है, बच्चों की शिक्षा ठीक हो। अब कांग्रेस की तरह नो डिटेंशन पॉलिसी को जब हम वो लेके आए और उसके बाद 8वीं का बच्चा वो पहली दूसरी कक्षा का भी लेवल का बच्चा नहीं था, हमने उसमें शिक्षा सुधार में मंथली टेस्ट शुरू किए और जो टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से सुझाव मांगे, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अतिरिक्त पढ़ाने की व्यवस्था भी की आफ्टर स्कूल आवर्स। तो शिक्षा का स्तर हमारा अच्छा हुआ, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ध्यान में आया तो 2 प्रॉब्लम्स वहाँ थी। एक तो ड्यूअल डेस्क, क्योंकि इसकी योजना भी हमारी बहुत पहले से बनी थी लेकिन हम कर नहीं पाए थे। अब हमने इसको बारी बारी से करना शुरू कर दिया। ड्यूअल डेस्क सिस्टम हर एक स्कूल में होना चाहिए। बच्चों को नीचे बैठने के बजाय, टाट पर बैठने के बजाय उनको डेस्क मिलना चाहिए। आज की आवश्यकता है स्कूलों की, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, स्कूल के छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, सिविल स्ट्रक्चर के हैं, उस स्कूल को गली जो रास्ता है वो ठीक है कि नहीं है, उसकी चारदीवारी है कि नहीं है, पानी वहाँ है कि नहीं है, वहाँ शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं, उसका कोई रंग रोशन होकर के, रंग रोगन होकर के उसका ब्यूटिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर गेट पर कोई सज्जा है कि नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए हमने वहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं
उनको ऑथराइज कर दिया है कि आप इस प्रकार के सारे काम कराने के लिए, हर स्कूल की अलग अलग स्थिति है, कहीं वो 5 लाख का काम होगा, कहीं 10 का होगा, कहीं 20 का होगा। पहले क्या करते थे, पूरी स्टेट में एक बड़ा सा प्लान बना करके सारे स्कूलों का ये करेंगे, कभी वो टेंडर में गड़बड़ हो जाती थी, वो भी जिसको नहीं है वो सब नीचे मिली भगत भी होती थी और बिना मतलब के भी पैसा खर्च होता था। अब वो चूँकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, ऐसे सब प्रतिनिधि जो होते हैं, गांव का पंचायत का सरपंच भी है, तो ऐसे लोग मिल करके उस स्कूल में क्या आवश्यकता है वो अपना प्लान बनाते हैं और आगे जिला अनुसार वो तय करते हैं, हम उसका बजट तय कर देते हैं, वो अपने आप काम को कराते हैं। ड्यूअल डेस्क भी चल रहा है और ये भी ब्लॉक वाइज योजना बना रहे हैं, एक एक ब्लॉक की योजना बना के आगे बढ़ रहे हैं। अभी 26 ब्लॉक्स में ये काम इस समय चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जैसे ये कंप्लीट होगा, अगला और 26 नहीं तो 50 ऐसे ब्लॉक का करके 2-3 फेज़ में ये सारा काम कंप्लीट कराएंगे, ताकि किसी भी स्कूल में ऐसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हों, कमी ना रहे। इस पर हम ये काम कर रहे हैं। ये है स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का जो SMCs के माध्यम से, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ के माध्यम से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वाला जल्दी से, फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। प्रॉपर्टी को लेकर करके बहुत उगाह-पोह की स्थिति है और ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। रजिस्ट्री घोटाला आया, इतनी हाई तौबा मची है, अब सरकार कह रही है कि हम प्रॉपर्टी ID बनाएंगे। अब ये एक नया कन्फ्यूजन है, ये क्या है? देखिए, सामान्यतः जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खास करके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ या बिल्डिंग्स, एक तो एग्रीकल्चर लैंड है, वो प्रॉपर्टी एक अलग है, लेकिन जहाँ बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंस की है, चाहे गांव में है, चाहे शहर में है, इसकी बहुत बड़ी समस्याएं और वर्षों वर्ष से चली आ रही हैं। जैसे मैं गांव की प्रॉपर्टी बताता हूँ। गांव में एक लाल डोरा नाम से कंसेप्ट था। लाल डोरा के अंदर की प्रॉपर्टीज़ रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं आज तक नहीं लिखी गई और ये कभी अंग्रेज़ों के समय से ही वो लाल डोरा तय किया हुआ था कि वो ऐसा मानते थे भी इस शहर के गांव के अंदर की जो प्रॉपर्टी, इसका कोई लेना देना नहीं, कि उनको लगान तो बाहर खेती की ज़मीन से मिलता था, गांव के अंदर से तो कोई मिलता नहीं था। गांव में अगर कोई टैक्स इकट्ठा करना है, चूल्हा टैक्स ये वो, तो पंचायत इकट्ठा कर ले, वो अपना काम चलाए। पंचायत रिकॉर्ड अपना तय करती थी, कहीं रखते थे कहीं नहीं रखते थे, झगड़े बहुत थे। उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए हमने कहा कि इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाया जाए, हर एक घर की रजिस्ट्री हो और वो पहली बार तो पंचायत ग्राम सभा जो तय कर देगी वही होगी, बाद में जो रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से उस प्रॉपर्टी की ID बनेगी। उस ID के हिसाब से एक निश्चित जब उसका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करने में या कहीं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बैंक से ब्याज लेना है, मानो लोन लेना है, तो लोन भी मिल सकता है। कल को व्यक्ति के मन में आ जाता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता। तो हमने सारा काम सारे प्रदेश में लाल डोरा ख़त्म करके स्वामित्व नाम से योजना, और केंद्र सरकार ने इसको पिकअप किया। आज सब प्रदेश स्वामित्व नाम से योजना बना रहे हैं कि हर पीस ऑफ लैंड की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्री होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड बनना चाहिए, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए। यही विषय शहरों में था। शहरों में जितनी प्रॉपर्टी थी वहाँ हमने लोकल बॉडीज़ के जिम्मे लगाया था भी आप अपना हाउस टैक्स इकट्ठा करो। अब ध्यान में क्या आया कि यानी वहाँ इतनी फोर्स भी नहीं है, हाउस टैक्स कोई देता है कोई नहीं देता है, लोकल झगड़े बने रहते हैं, कहीं उनके विवाद रहते हैं कि कम है ज़्यादा है, एरिया कम है ज़्यादा है, कमर्शियल है डोमेस्टिक है। इसका एक बड़ी कंपनी को हमने काम दिया, कंपनी का नाम है याशी कंपनी। तो याशी कंपनी ने सारे प्रदेश का वो डॉक्यूमेंटेशन किया। लगभग 41 लाख ऐसी प्रॉपर्टी शहरों की आइडेंटिफाई की गई, ये पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा की। उन्होंने डाटा तैयार किया, लेकिन बहुत सी शिकायतें उसमें आई, क्योंकि ये कई साल पहले योजना थी कि हर प्रॉपर्टी की ID होनी चाहिए। उसमें कई शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों को दूर किया जा रहा है। पिछले दिनों में सारे प्रदेश से लगभग 3.25 लाख के लगभग शिकायतें मिली थी, वो हमने सारी ठीक कर दी हैं। फिर भी एक राउंड और चलाया कि किसी की अभी भी कोई कमी रहेगी तो करें। अब कई लोग तो जानबूझ के उस डाटा को छुपा के भी रखते हैं कि डाटा ठीक चला जाएगा तो हमारा टैक्स बढ़ जाएगा। अब टैक्स लोकल बॉडीज़ को काम आना है, प्रदेश सरकार उस टैक्स को नहीं लेती है, वो लोकल बॉडीज़ को, जहाँ नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उनको एक इनकम का सोर्स होता है। उस टैक्स को इकट्ठा करते हैं, उसको खर्च करते हैं सफाई में या कहीं छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम में। इसमें स्टेट देती है, सेंटर देता है, सब देते हैं, लेकिन लोकल इनकम भी इन इकाइयों की होना ज़रूरी है और वो लोकल इनकम उस हाउस टैक्स से ही आती है। हाउस टैक्स अगर ठीक से प्रॉपर्टीज़ की कैलकुलेशन हो जाए, ठीक से एरिया पता लग जाए, तो हाउस टैक्स बहुत अच्छा बढ़ सकता है। उस काम को हम लगातार कर रहे हैं। हर एक प्रॉपर्टी की निश्चित एक ID होगी। पहले हाउस नंबर, गली नंबर, ये कहीं का कुछ कहीं का कुछ, सब अलग अलग चलता था। अब एक यूनिफॉर्म सिस्टम सारे प्रदेश का बनाया है कि यूनिफॉर्म तरीके से उस प्रॉपर्टी के ID की कोडिंग
वो सब होगी। आईडी नंबर बताओ, पता लग जाएगा ये प्रॉपर्टी क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी तो छोटी फिर है। उनका क्या होगा, जिनकी प्रॉपर्टी रामू, मोनू, सोनू, गंगू ये चिंता के उनको नाम है, ये के नाम पर है। ये चिंता उनको है। और बहुत सी चीज़ें अब जब निकल करके आ रही जी। हैं तो उसमें से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हाँ, एक बात ठीक हो गई है, कम से कम आगे इस प्रकार की प्रॉपर्टी जिसने खरीदनी है उसी का नाम होती हैं, वो सोनू मोनू का नाम नहीं होती हैं। ये हो गई जितनी हुई थी, अब वो झगड़े पड़े हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी भी जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज हैं, उन अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में भी हमने चेक किया कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी नहीं बनने देंगे। जो बन गई हैं उनको अप्रूव करेंगे, उसके लिए सर्वे चल रहा है, उसके लिए सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसको हम बहुत जल्दी अप्रूव करने वाले हैं। मैं ब्रेक ले रहा था, लेकिन अनअप्रूव्ड कॉलोनीज, आप पानीपत चले जाइए, सोनीपत चले जाइए, करनाल चले जाइए, ये जो बिल्डर्स लॉबी है, जिन लोगों ने जमीनें काटी, प्लॉट्स काटी हैं, अब लेने वाला आदमी उतना ज्ञानी था नहीं, उसने ले लिया कि कम पैसे में है। अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, तो सीवरेज का काम नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो पानी का पाइपलाइन नहीं जाएगा। अब ये लोग फंस गए। सरकार क्यों नहीं ऐसी कॉलोनीज, वो एक दिन में कटती तो नहीं है और वो आसमान में भी नहीं कटती है, लेकिन सरकार उसको रोक क्यों नहीं पाती है? अब रोकने के लिए जो काम किया हमने, उसी में जो रजिस्ट्रियाँ बंद की हैं, अब अनअप्रूव्ड कॉलोनी की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। लेकिन कहीं कहीं ये जो तहसीलदार और बाकी सब लोग जो रजिस्ट्रियाँ कर गए, जिनके ऊपर केस बने, जो आप कहते हैं कि हाँ इतने रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और इतने लोग फंसे हैं, वो इसी कारण से फंसे हैं। हमने जब कानून रजिस्ट्रियों को बंद किया, फिर भी कुछ लोगों ने अंदर अंदर रजिस्ट्रियाँ, पैसा लेना, ये करना, वो सब करते रहे। उनकी सबकी छानबीन हुई तो हज़ारों रजिस्ट्रियों की चेकिंग हुई है, सैकड़ों तहसीलदार उसमें फंसे हुए भी हैं। अब उसका कोई रास्ता तो निकालेंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं निकालेंगे। सिस्टम को हम पैरालाइज तो नहीं कर सकते, सिस्टम को तो आगे तो चलाना ही है, लेकिन आगे अब रजिस्ट्री कोई नहीं होगी। अब रजिस्ट्री जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसी में होगी, या एग्रीकल्चर लैंड है उसकी होगी, रेजिडेंशियल हो अथवा कमर्शियल हो अथवा इंडस्ट्रियल और हो। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो बन गई, उनको अप्रूव करने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अभी लगभग 1200 कॉलोनीज के आसपास रजिस्टर हो गई हैं, क्योंकि उसमें बड़े छोटे इनकम वाले लोग हैं, हाँ, छोटी सी प्रॉपर्टी सब भी है, है और उनकी जान फंसी हुई है। उन सब में अब सर्वे चल रहा है कि गली कितनी है, गली कहीं ऐसा तो नहीं है अनहाइजेनिक सिस्टम हो, या गली में कभी कोई गाड़ी भी जानी हो और कोई कल को दुर्घटना हो जाए तो वहाँ कोई पहुँच ही ना सके, आखिर कहीं पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती है, कहीं और, तो कम से कम गलियों का छोटा मोटा साइज़ ठीक हो। तो ऐसी सारी चीज़ों को ठीक करके उनको अप्रूव करने के लिए हमारा काम शुरू हो गया है। तो अब बहुत जल्दी हम जो शहरी हैं, बस्तियाँ, वो भी जो शहर से बाहर टाउन कंट्री प्लानिंग के माध्यम से कुछ कॉलोनीज जो हैं अप्रूव करेंगे, वो हमारा सिस्टम सारा चालू हो गया। 1200 की लिस्ट बन गई है। फिर भी ये 1200 करने के बाद और भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि जो उसके बाद भी और बनी होंगी, उन सबको एक पैरामीटर बना करके उसको अप्रूव करेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद में रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी की जीत हुई है। वहाँ शपथ ग्रहण था, जलसा था भारी, लेकिन एक जलसा शिमला में भी हुआ, एक जलसा दिल्ली में भी होने वाला है। गुजरात तो बहुत दूर है हरियाणा से, लेकिन बाउंड्रीज पे जो दो स्टेट हैं, इधर दिल्ली और उधर हिमाचल, वहाँ गड़बड़ हो गया। क्यों और क्या 2024 में इन दो स्टेट्स का असर यहाँ पड़ेगा? पंजाब पहले से ही दूसरे के पास है। और आप जानते हैं मैं तो आदत से मजबूर हूँ, मेहमान हमारे होते हैं, अब सूखा सूखा अगर खाना खिलाया जाए, बिना नीम का पत्ता, बिना मिर्च मसाला, तो ना आपको आनंद आएगा ना हमारे गेस्ट को आनंद आएगा। गुजरात से घूम कर आए, बड़ा भारी जलसा था, रिकॉर्ड तोड़ जीत हो गई। वहाँ के आप ओथ शिरोमणि में गए, शपथ ग्रहण समारोह में गए। पड़ोस में भी पहाड़ पे एक शपथ ग्रहण था शिमला में, और इधर दिल्ली में भी होने वाला है। पंजाब में पहले ही हो गया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्या होगा आगे देखते हैं। तो ये जो चारों तरफ से घिरे एक छोटा सा एरिया यूपी वाला है, बाउंड्री जो बीजेपी के पास है, इधर भी आप साफ हो गए, न रिवाज बदला न रीत बदली। और दिल्ली तो 15 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने वहाँ से उखाड़ दिया। अब 2024 में हरियाणा है, आप गुजरात घूम रहे हैं, आपकी नज़र शिमला और दिल्ली और पंजाब पे नहीं जाती क्या?
शशि जी देखिए, सब प्रदेशों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी अपनी राजनीति होती है, वहाँ के अलग अलग से सारे सिस्टम बने होते हैं जी। अब मैं बाकी प्रदेशों की इतनी गहराई से बातें आपको बता सकूं ये तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन मैं अपने प्रदेश की बात ज़रूर आपको बताता हूँ। जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी। उस तरफ अगर मैं भी आपको बताऊं तो ये कोशिशें तो हरियाणा में भी बहुत हो ली हैं। आखिर दूर मत जाइए, तो चल ही रहा है। दूर मत जाइए, आदमपुर में जिस भाई की आप बात कर रहे हैं वो भाई 1.5 लाख वोट में से 3500 वोट लेकर के दुम दबा के भागा जी। उससे आगे तो नहीं बढ़ पाया। इससे पहले भी जब जब यहाँ आए हैं तब तब यहाँ तो कुछ मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। उसका कारण है जिस प्रकार की राजनीति दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है, उस प्रकार की राजनीति हरियाणा के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा का व्यक्ति स्वाभिमानी है, मुफ्त की बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता है, मुफ्तखोरा नहीं है। इसको अपने शरीर पर, अपनी बुद्धि पर, अपने हाथों पर इसको विश्वास है। काम करके कर्म करने वाला ये हमारे, मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग जो है मुफ्तखोर है। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनको लोभ लालच दिया गया, पंजाब, मैं कहता हूँ जिनको लोभ लालच दिया गया। पंजाब की हालत तो ये है कि 3 महीने बाद मुझे लगता है हाथ खड़े कर जाएंगे, सारी योजना इनको एक एक करके वापस लेनी पड़ेगी। मैं आपको पंजाब के पावर की बात बताता हूँ जो मुझे केंद्र से पता लगी है। पावर मिनिस्टर के पास वहाँ मिनिस्ट्री में जाके कहते हैं कि ये जो खर्चा कोयले का बढ़ रहा है, कोयले का रेट बढ़ रहा है, ये हम देने में सक्षम नहीं है, हमको ये रियायत दे दो, वो रियायत दे दो। आपको ध्यान में है चुनाव खत्म हुआ था, सारी घोषणाएं करके गए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास जाकर कहते हैं मुझे 50,000 करोड़ रुपया दे दो, मुझे 50,000 करोड़ रुपया चाहिए ताकि मैं पंजाब को चला सकूं। अरे भाई, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ये खिलौने बांटने का या झुंझुने बांटने का क्या अर्थ क्या है? क्यों बांटते हैं? जनता को उनके पैरों पर खड़ा करना, समाज को सशक्त बनाना, उनको रोजगार दिलाना, उनके मानस में ये आय के क्रमशील बने। या आप घर में खाली बैठो, मैं ये दे दूंगा, मैं मुफ्त दे दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आप देश को, समाज को, प्रदेश को ले कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत चिंता की एक बात है कि जो दिल्ली या आम आदमी पार्टी मॉडल है या कांग्रेस हिमाचल में जीत गई वो सक्सेसफुल नहीं होगी हरियाणा में। मैं कहता हूँ देखिए, कांग्रेस एक अलग विषय है, उस पर मैं अलग आऊँगा, लेकिन जहाँ तक दिल्ली और पंजाब की बात है, दिल्ली का विषय थोड़ा अलग है, पंजाब का विषय थोड़ा अलग है। दिल्ली तो फुल फ्लेज स्टेट भी नहीं है। दिल्ली व्यापारियों की एक शहर है, राजधानी के नाते से वहाँ इनकम लोगों की अच्छी है। उस इनकम के नाते सरकार को भी शेयर मिलता है, वो बाकी प्रदेशों की तुलना में अनुपातिक तौर पर बहुत अधिक मिलता है। वो इतना पैसा दिल्ली में है, वो फ्री भी बांट लें, कुछ खर्च भी कर लें तो भी उनको कमी नहीं होती है। हाँ, कंजूस ज़रूर है दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार, यानी जिन चीज़ों में उनको शेयर करना चाहिए अपने सेवाओं को लेने के लिए दूसरे प्रदेशों के साथ, वो शेयर भी नहीं करते हैं। 2 उदाहरण बताता हूँ। हमें जो पानी है यमुना में से, उनको 750 क्यूसेक उनका हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा कि यहाँ की आवश्यकता ज़्यादा है, ये 2 रिजर्वायर भर के रखिए, बदले में जो चार्जेज लेने वो चार्जेज लीजिए। अब वो 1019 क्यूसेक यानी 269 क्यूसेक पानी ज़्यादा जा रहा है, उसका पैसा उनको साल के साल देना चाहिए। पिछले कई सालों से पैसा नहीं दे रहे, करोड़ों रुपए बकाया है। हम मांगते हैं, नहीं देते हैं। क्यों? पानी तो हमको चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, सुप्रीम कोर्ट ने पैसा भी कहा। अब चूँकि पानी पीने की ऐसी चीज़ है, अब वो चूँकि हमको देना है तो देना है, लेकिन वो हिसाब किताब नहीं करते। दूसरा उदाहरण, अभी एक RRTS नाम की योजना, एक रेलवे लाइन चली जो दिल्ली से चलनी है सराय काले खां से, और इधर पानीपत पहुंचनी है, और उधर शाहजहांपुर पहुंचनी है, इधर मेरठ पहुंचनी है। अंदर का हिस्सा उनको देना, बाकी अलग अलग स्टेट को देना। इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, हम पैसा नहीं देंगे, केवल अपनी अप्रूवल दे देंगे। अरे भाई, अप्रूवल के साथ पैसा जो देना है वो कौन देगा? आखिर उत्तर प्रदेश ने तो सुप्रीम कोर्ट में जा करके और ऑर्डर कराया, और दिल्ली सरकार को ऑर्डर हुआ कि ये पैसा दीजिए तभी RRTS तुम्हारे यहाँ बनेगी। अब वो तो करा लिया उन्होंने, हम भी एक कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। वो दोनों प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं, शाहजहांपुर वाली लाइन ठप पड़ी है, पानीपत वाली लाइन ठप पड़ी है, क्योंकि ये अपना शेयर नहीं दे रहे। तो इस प्रकार का दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी जो सब प्रदेशों को आपस में मिलकर करना चाहिए, वो बिल्कुल उस लाइन पर चलते नहीं। लेकिन एक वर्ग ऐसा दिल्ली में जो खास करके मूल रूप का दिल्ली का नहीं है, बहुत बड़ा वर्ग है, वो बाहर से वहाँ के बसा है, लेबर का काम करते हैं, बाकी सब करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी उस लालच में आकर। लेकिन मनोहर लाल जी, जो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं
जो दिन रात गुना भाग, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पंजाब में भी शुरू में जब आम आदमी पार्टी गई तो बड़े छोटे से तरीके से अंदर घुसी और उसके बाद सरकार बना ली। गुजरात जो बीजेपी का गढ़ है, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, शाह साहब, अमित शाह साहब आते हैं, वहाँ भी अगर कोई पार्टी जाती है और पहली दफ़ा में 12, 13, 14% वोट ले लेती है, 5 सीट ले लेती है, तो ये एक चिंता का विषय नहीं है क्या? नहीं है, मैं बताता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अपना हिस्सा होता है। एक कांग्रेस का भी सब जगह शेयर तो अपना है ही है। बीजेपी का शेयर एवर हाईएस्ट इस बार वोट मिला है गुजरात को। गुजरात में कभी भी इतना वोट 52% नहीं मिला था। 52% वोट बीजेपी ने पिछले वोट से पहले वोट बढ़ाया है। इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी का वोट नहीं मिला है, वो कांग्रेस का वोट है वो शिफ्ट किया है। कांग्रेस बात को कहती भी है कि हमारा वोट जो है वो उन्होंने काट लिया है, ले लिया है, कर लिया है, तो इसलिए वहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हिमाचल में कोई आम आदमी पार्टी गई नहीं है। हिमाचल में आज से नहीं, पिछले जब से हिमाचल बना है तब से एक वहाँ के लोगों का, उनकी जागरूकता कह लीजिए, उनकी सेंसिटिविटी कह लीजिए, वो हर बार बदलते हैं। और इस बार भी नारा ये वहाँ का था उन लोगों का कि अब की बार जो है फिर रिवाज को हम लेकर के जाएंगे। हमारा प्रयत्न था कि नहीं भी, हम एक अच्छा जो काम हमारी सरकार ने भी किया है, केंद्र सरकार ने भी किया है, हमारी सरकार रिपीट होनी चाहिए। लेकिन अंतर कितना रहा, कितने परसेंट का? बहुत मार्जिनल डिफरेंस रहा, 1% का। कुछ प्रदेशों की ऐसी तासीर बनी होती है, मध्य प्रदेश उसमें से बाहर निकला है, वरना आज से 15 साल पहले मध्य प्रदेश में भी सन 67 से लेकर के और 2000 शायद 2 या 3 तक, उसके बाद तो लगातार। इस बार भी तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 1%, लेकिन हाँ ठीक है 1%, लेकिन फिर बाद में सरकार आपकी हो गई, वो अलग बात है। मध्य प्रदेश में भी 1% का इधर से उधर 1-2% आता जाता रहा है। यही चीज हिमाचल में 1% इधर से उधर जाती रहती है, कोई हार नहीं। तो बाई एंड लार्ज मैं आपको ये समझूं कि आम आदमी पार्टी आपका कंसर्न इसलिए नहीं है कि जो वो खाएगा वो कांग्रेस का ही खाएगा। मैं कहता हूँ आगे चल करके वो एक्सपोज होने वाले हैं, वो किसी का भी खाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जनता उनको, जैसे हिमाचल में उन्होंने नकार दिया, जैसे मैं गुजरात में भी नकारना ही कह रहा हूँ, क्योंकि अब जो फ्रस्ट्रेटेड वोटर होता है, जिसको लगता है कि हमको तो बीजेपी का विरोध ही करना है, अब विरोध करना तो इधर नहीं जाएगा उधर नहीं जाएगा। पंजाब की भी स्थिति क्या है, पंजाब में भी एक वैक्यूम था। उस वैक्यूम में वहाँ के लोग कांग्रेस से नाराज थे, वहाँ के लोग अकाली दल से नाराज थे, बीजेपी वहाँ थी नहीं। अल्टीमेटली एक सेक्शन ऐसा था कि नया प्रयोग करना है, नया प्रयोग करते ही और आम आदमी पार्टी को ले आए। पार्टी आते ही राज में विद इन मंथ्स जो इनकी अपनी सीट थी, जहाँ से खुद भगवंत मान मेंबर पार्लियामेंट थे, वो हार गए, संगरूर हार गए। तो इसका क्या माने, कोई स्थायित्व तो उस विचार में नहीं है। 2024 में प्रयोग लोग कर रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ठीक है कि वो कांग्रेस का चंक ही खाती है। पंजाब में भी कांग्रेस को ही रिप्लेस कर दिया, दिल्ली में भी कांग्रेस को ही रिप्लेस कर दिया, तो आपके लिए ठीक है। और अगर गुजरात में भी कांग्रेस का वोट बटा तो बीजेपी की सीट भी बढ़ी। हालांकि जो वोट परसेंटेज है मोर देन 50%, तो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कांग्रेस को 2024 के लिए आप कैसे देखते हैं हरियाणा में? आपके मित्र हुड्डा साहब को, अब तो बंसल साहब भी गए जो हरियाणा के इंचार्ज थे, अब उनके मित्र ही आ गए, प्रदेश अध्यक्ष भी उनके मित्र, वो खुद भी अपने मित्र। तो एक कहते हैं कि जैसे कैप्टन अमरिंदर को एक ज़माने में दिया गया था फुल फ्लेजेड अधिकार, चार्ज, पावर पंजाब में, वो दे दिया गया हरियाणा में हुड्डा साहब को, ऑलमोस्ट, जो देख के लगता है। ये कैसे देखते हैं आप फिर 2024? और आदमपुर उसका एग्जाम्पल है, जहां पे लग नहीं रहा था कि जेपी चुनाव लड़ रहे हैं, लग रहा था दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हर पार्टी का अपनी कोई ना कोई बैकग्राउंड होती है, उनका एक कार्य पद्धति का एक तरीका होता है। बीजेपी का एक तरीका है, कांग्रेस का अपना एक तरीका है। बीजेपी का जहाँ तक तरीका है, बीजेपी अपनी कार्य पद्धति, अपनी विचारधारा और जो काम कर रहे हैं, जो उपलब्धियां, उसके हिसाब से नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ती चली आ रही है और लगातार बढ़ रही है सारे देश में। एक आध प्रांत ऊपर नीचे आगे पीछे जाता है, इसको मैं कोई बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया ऐसा नहीं मानता हूँ। इसलिए लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस लगातार कम हो रही है। कांग्रेस की कार्य पद्धति वो किसी विचारधारा से जुड़ी हुई नहीं है, किसी कार्य पद्धति से जुड़ी हुई नहीं है। कांग्रेस हमेशा जो आज तक खाती रही है, इनके जो डिफरेंट
सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, उनकी अपनी अपनी एक पकड़ होती है और उस पकड़ के कारण से जितने भी इनके लीडर होते हैं वो सब मिल करके अपने सारे सिस्टम को बना करके अपनी सरकारें चलाते रहे हैं। यहाँ भी 6-8 ग्रुप हैं, ऐसे बाकी प्रदेशों में भी ग्रुप रहे हैं। जब ये सारे ग्रुप बाद में आखिर होते हैं इकट्ठे, पहले लड़ते भी हैं, बाद में इकट्ठे भी होते हैं, सरकारें भी बनाते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे निराशा का वातावरण कांग्रेस में गया है और कांग्रेस के लोग इन सब लोगों को साथ लेकर चलने की स्थिति में नहीं रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस का डिक्लाइन और ज़्यादा हुआ है। हरियाणा में भी यही होगा। हरियाणा में अगर ये 5-6 लीडर्स थे, लड़ते भी थे, इकट्ठे भी रहते थे, कुछ ना कुछ बना पाते थे, और अब जब से ये है कि चलो सारा कुछ एक ग्रुप को दे दो, बाकी सारे बाहर, सबका जो वोटर है वो छिटक जाएगा, सबके नेता बाहर जाएंगे, इनका कोई बचने वाला नहीं। एक आदमी बचने वाला बापू बेटा, और बापू बेटा का जितना दायरा है वो घटेगा बढ़ेगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन रहेगा उतना ही। तो जो ये 6-7 ताकतें मिलकर के अपना कुछ बनाने की स्थिति में होती थी वो क्षीण हो गई, ख़त्म हो गई, और इसलिए कांग्रेस का जो हाल होगा 24 में, अब मैं अगर खुद कहूँगा कुछ तो शायद आपको लगेगा कि भी विरोधी पार्टी इसलिए कह रहे हैं। आप स्वयं अपने साथी मीडिया के लोगों से अनुमान लगवा लो, इसका एनालिसिस कर लो, कांग्रेस बहुत डाउन जाने वाली है। अच्छा भाई, आप जब ये कह रहे हैं ना बाबू बेटा का रह जाएगा, बाकी सब लोग बिखर जाएंगे, तो मैं कहीं बिखर गए हैं, तो मैं कहीं पे बैठा हुआ था, चर्चा हो रही थी, तो आपके 8 साल के टेन्योर पे बात हो रही थी, तो किसी ने बड़ा ही एक एग्जाम्पल देके कहा कि मनोहर लाल जी, भाई हरियाणा में 2-3 लाल रहे, देवी लाल जी है ना, भजन लाल जी, बंसी लाल जी, अब मनोहर लाल जी हैं। तो उसने कहा कि देखिए देवी लाल जी के जितने लाल हैं वो आजकल मनोहर लाल जिंदाबाद कर ही रहे हैं, भजन लाल आजकल मनोहर लाल जिंदाबाद उनके जितनी पीढ़ी के लोग हैं अब कर ही रहे हैं, एक बंसी लाल बच गए, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खूब चलता रहता है। कई बार मैं किरण चौधरी जी से पूछता भी रहता हूँ, बोलते अरे शशि भाई आप क्या ये बार बार फोन करते हैं, ये क्या वो लाल भी मनोहर लाल जिंदाबाद कर पाने की, मुझे पता है आप उस पर कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सोशल मीडिया में ये हर, जैसे वो आपका चल रहा था ना भी मुख्यमंत्री वाला, ये भी खूब चलता रहता है। देखिए राजनीति में संभावनाएं बहुत होती हैं, कोई संभावनाएं असीम होती हैं, कोई कम नहीं होती हैं। भविष्य के घर में क्या छिपा हुआ ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूँ, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। ना भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है, वो तो क्या पता कल को सब मिल करके ही और प्रदेश को आगे चलाएंगे। नहीं ठीक है, इतना ही काफी है, ये तो मतलब अक्लमंद के लिए इशारा काफी, इतना ही काफी है। आप गठबंधन, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप गठबंधन सरकार चला रहे हैं। इसके पहले 5 साल आपने इंडिपेंडेंट बीजेपी को पूर्ण बहुमत था। अगर मैं आज 2022 के फेयरवेल के वक्त और 2024 की को स्वागत करता हुआ 2023 के मुहाने पे खड़े होकर के ये आपसे पूछूं, गौर कीजिएगा कि 2022 का फेयरवेल और 2024 का स्वागत करता हुआ 2023 के चौराहे पे खड़ा होकर ये पूछूं कि वो 5 साल मनोहर लाल जी का जो कि फुल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार थी, और यहां पर सहारे वाली सरकार है, क्या डिफरेंस है? देखिए ये बात ठीक है कि जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो हम अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से, विचारधारा के हिसाब से, या जो भी जनता के नाते से हमको बताना होता है वो सब मिल करके और एक विचार के साथ चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की गठबंधन की सरकार होती है, और मैं उसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ, आपसे बात होती है या हरियाणा सरकार से जुड़े हुए लोगों से, अधिकारियों से जब बात होती है तो वो बहुत ज़ोर शोर से एडमिनिस्ट्रेशन एट योर डोर स्टेप, ये एक बड़ा, मुझे भी बड़ा फैसिनेटिंग ये टर्म लगता है। जैसे लोकदल वाले या चौटाला साहब कहते हैं सरकार आपके द्वार, तो एडमिनिस्ट्रेशन एट योर डोर स्टेप यानी कि पूरा प्रशासन आपके दरवाजे पे खड़ा। अगर इसको भी आप संदर्भ में रखें और उसके बाद एनालिसिस करें, पहला 5 साल और अब का 3-3.25 साल, मैं उसी और थोड़ा आगे बढ़ रहा था, बता भी रहा था, आपने अच्छा जोड़ दिया ये विषय। जैसे मैंने बताया कि भी पहले कभी गठबंधन में हम भी एक छोटे पार्टनर के रूप में और सरकारों में रहे हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी की सरकार में रहे, हमने चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार को बाहर से सपोर्ट किया,
एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और फिर चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में भी हम शामिल रहे। अब इस बार हम एक बड़े पार्टनर के रूप में और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के नाते से अब जेजेपी जो है हमारे साथ है। जब कभी पार्टनरशिप होती है इस प्रकार की तो उसमें समय की आवश्यकता होती है। अगर किसी एक पार्टी का मेजोरिटी आ जाती है तो अलग विषय होता है, लेकिन जब मेजोरिटी नहीं आती है तो फिर 2 लोगों को मिलकर चलना होता है। अब ये विषय जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और जब 20-21 पार्टियों का गठबंधन एक चला था, उस समय वो हमेशा कहा करते थे कि देखिए गठबंधन का अपना एक धर्म होता है। उस गठबंधन के धर्म में कभी कभी हमारे मन की सारी बातें पूरी नहीं होती हैं, सामने वाले की भी माननी पड़ती हैं। कभी कभी सामने वाले की बातें ऐसी होती हैं उनको समझाना भी पड़ता है, भाई मिलके चलना है तो कुछ बातें आप छोड़ दो, कुछ बातें हम छोड़ते हैं। उसी में से एक टर्म निकलती है मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार से चलती हैं। बहुत बार छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं तो उन अंदर बैठ करके निपटाया भी जाता है। एक पार्टी रहती है तो उस प्रकार के डिफरेंस नहीं आते, लेकिन जब मल्टी पार्टी सिस्टम या 2 पार्टियों का भी गठबंधन होता है, और अभी तो गठबंधन दोनों पार्टियों के साथ साथ हमारे साथ 8-9 इंडिपेंडेंट भी हैं। एक छोटा दल जो गोपाल कांडा का है उनकी पार्टी है, हालांकि एक ही एमएलए हैं, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबको साथ लेके चलने के लिए और एक बड़े मन से हम सारी चीज़ें करते हैं, एक एक से बात करते हैं, हमको कोई कठिनाई नहीं आ रही है। लेकिन कुछ बातों में जब अंतर आता तो बैठ के बात करते हैं। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ओल्ड एज पेंशन वो 5100 कहते हैं, हम 3000 कहते हैं। हो सकता है एक दुक्का बातें और भी ऐसी कोई निकली होंगी, आगे निकलेंगी। तो ये अपनी अपनी पार्टी के काम करने का तरीका होता है और एक कार्य पद्धति होती है। अब जैसे एक पद्धति, कार्य पद्धति ये है कि भी जैसा आपने पहले कहा कि एक नेता के इर्द गिर्द लोग आएँ, घूमें, उनके पास भीड़ लगे तो उनको लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। और एक हमारी पार्टी का जो सिस्टम बना है कि नहीं, सरकार की हर सेवा हमारे पास क्यों आए, हम उनको देने के लिए जाए। यानी एक होता है डिमांड बेस्ड, एक होता है नीड बेस्ड। डिमांड बेस्ड है, लोग आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, हमको दो, हमको दो, हमको दो। सरकार एक घोषणा करती है स्कीम की, प्रचारित करती है कि ये स्कीम है, बोलो किसको चाहिए। सब आते हैं लेने के लिए, अप्लाई करते हैं और वो भीड़ लगाते हैं, तब हम किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। ज़रूरतमंद आ भी नहीं पाता है, वो घर बैठा, उसकी अप्रोच ही यहाँ तक है नहीं, उसको पता ही नहीं है कि किस योजना का लाभ कैसे लेना है। तो ये सिस्टम पहले चलते रहे। आज हमने सिस्टम किया नीड बेस्ड, कि नीड किसकी क्या है, उसके लिए परिवार पहचान पत्र बनाया, डाटा इकट्ठा किया, जिसकी ज़रूरत होती है उसके घर में जा कर के वो चीज़ देते हैं। तो इसको कहते हैं शासन जो है वो आपके द्वार पर, सरकार आपके द्वार पर, एट योर डोर स्टेप, डिलीवरी एट योर डोर स्टेप। कि जो आदमी गरीब है हम ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। 1 लाख से नीचे के परिवार कौन कौन है पहचान करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आओ भाई, बुला के लाते हैं। बहुत लोग कहते हैं आपने उनको लाभ दे दिया, आपने पारदर्शी नीति नहीं बनाई, आपने लोगों को बताया नहीं। हमने कहा हमने बताया है, हम गरीब को पहले ढूंढेंगे, पहले उसको देंगे, बाकी लोगों को जब मिलना होगा तब मिलेगा। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपने आप करो, लेकिन उसके घर जाकर हमने इसके लिए सिस्टम बनाए। क्या, गांव-गांव में CSCs खोले, साझा सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर्स। फिर VLEs वहाँ बैठाए, उन VLEs को 4000 रुपया हर एक VLE को पहले सरकार की ओर से दिया कि आपका काम न चले तो भी आप 4000 रुपया लो, कुछ सरकारी छोटे मोटे काम करते रहो। फिर उनको इनकम होने लग गई है, छोटे मोटे काम जितने भी एप्लीकेशन देनी है, किसी को फार्म भरना है, इवन किसान को भी हम कहते हैं अपने गांव में बैठे बैठे हमको इन्फॉर्म कर दो कि आपने अपने एकड़ में क्या बोया है। वो बुआई अपनी बताता है, उसकी बिक्री उस हिसाब से हो जाती है, खराबा हो जाए तो पैसा उसको मिल जाता है। हमने उसको यहाँ नहीं बुलाया, हमने कहा कि तुम्हारा बैंक अकाउंट है ना, पैसा उसमें भेज देंगे। डीबीटी में लगभग 35-40 हज़ार करोड़ रुपया और हम लोगों के यहाँ खाते में डाल चुके हैं। जो पहले लोग कैश बांटते थे, लेने वाला मिल जाए ठीक है, नहीं तो उसके नाम का अंगूठा लगाना, हस्ताक्षर करना, पैसे जेब में डालना, अब उसके खाते में जाते हैं और सरकार का पैसा बचता है। पिछले जब से डीबीटी कार्यक्रम ने 4-5 साल से शुरू किया, 1300 करोड़ रुपया सरकार का बचा। घोस्ट बेनिफिशरीज वो पहचान हो गई, तो सरकार का भी लाभ, लोगों का भी लाभ। गलत नाम से किसी और के नाम का फायदा कोई नहीं उठा सकता। तो ये उनके घर में जाकर के जब चीज़ों की संभाल करते हैं तो उसमें से लोग भी प्रसन्न होते हैं, काम की सुविधा भी होती है। ये हमारी कार्य पद्धति है। हम तो नहीं चाहते कि भी कोई आदमी काम के लिए हमारे पास आए, या हम ही जाकर के करके आए। जिला शाह हमें हर जिले में जाकर के ये जो जन संवाद के कार्यक्रम करने शुरू किए हैं,
समस्याएं यहाँ मत लाओ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और आने के बाद पहले उनके घरों से वो सारी समस्याएं ली जाती हैं, जितनी हल हो जाए उनको बता दी जाती हैं, जो नहीं हल हो पाती डिपार्टमेंट को देते हैं, यहाँ लेके आते हैं, फिर यहाँ से उनको फ़ोन करते हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, हम आपको बताएंगे आपकी समस्या कहाँ अटकी हुई है, काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उनको घर बैठे बता देते हैं। तो इसलिए इसी को कहते हैं कि सर्विस एट द डोर स्टेप। आदमपुर चुनाव हुआ, उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप, उसके रिजल्ट को बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, एक पंचायत चुनाव के बारे में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग लीडर्स में अलग अलग बातें चलती हैं, और वो बात चलती है कि ये पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चुनाव होना चाहिए या एक आपसी तालमेल से लोगों के मध्य में से जो कंसेंसस बन के आए वो जीत करके आना चाहिए। छोटे चुनाव हैं। अब छोटे चुनाव को सिंबल पर लड़े या न लड़े, ये एक हर एक पार्टी के मन में एक दुविधा बनी हुई है। कोई इसमें हमारा लेजिस्लेशन भी नहीं है कि चुनाव सिंबल पर लड़ना है कि नहीं लड़ना है। इसी उसमें से हमने भी इस बार इसको सारे चुनाव को सिंबल पर लड़ने के लिए कोई हमारा मन नहीं था। पंचायत को चुनाव सब इंडिपेंडेंट थे, पंचायत समितियों को चुनाव सब इंडिपेंडेंट थे, जिला परिषद के चुनाव कांग्रेस ने तो सिंबल पर बिल्कुल नहीं लड़ा। हमने भी अपने जिला इकाइयों पर छोड़ा था कि आपको अगर लगता है सिंबल पर लड़ना तो सिंबल पर लड़िए, नहीं लगता मत लड़िए। कुछ जगह पर लड़ना है तो कुछ जगह पर लड़िए। और ये आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ जिला परिषद के चुनाव में यही प्रयोग चल रहा है। उसी प्रयोग में हमारे 7 जिले के लोगों ने कुछ जगह सिंबल, कुछ जगह सारे सिंबल वो लड़ा और उसमें से कुछ परिणाम निकले। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो 550 सीटों पर चुनाव था, ये तो 122 के लगभग हमने सिंबल दिए थे, लेकिन चुनाव तो 500 जगह पर था। तो 400 जगह पर जो जीते हैं वो कुल मिलाकर के वहाँ के एक विकास के नाते से उनको काम करना है। वो कोई उनको नीति बनानी नहीं, उनको लेजिस्लेशन बनाना नहीं, कोई उनको किसी विचारधारा के हिसाब से काम करना नहीं। उनको तो विकास के काम के नाते जो पैसा सरकार से आता है, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से या उनकी अपनी इनकम से, वो ठीक से लग जाए, या जो नीचे पंचायतों को जाता है वो ठीक से काम चले, उसका रिव्यू करना, उसका सुपरविजन करना, ये जिला परिषदों का एक ज़्यादा काम होता है। इसलिए उसको सिंबल पर जोड़ करके या विचारधारा के हिसाब से जोड़ करके कभी नहीं देखना चाहिए। हाँ, सामान्यतया सरकार के साथ लोग जुड़ के चलते हैं क्योंकि उनको विकास के नाते से सरकार की आवश्यकता होती है। हमारे साथ भी लोग हैं, पिछली बार भी हमारे साथ सब जुड़ के चले थे, इस बार भी सब हमारे साथ जुड़ के चलेंगे। तो इंडिपेंडेंट जो जीत जाए, जो सरकार है उसका ही हो जाता है वो? नहीं, उसके साथ मिलकर चलना अच्छा ही रहता है। हाँ ठीक है कि एरिया का डेवलपमेंट, मैं तो कह रहा हूं, एक सरकार एक के सोच साथ और एक समझ रहेगी, सरकार के साथ मिलकर चलना अच्छा ही रहता है। ठीक है। एक आखिरी सवाल सर, बहुत ज्यादा समय हो गया। आप एक लाइन, जिस दिन से आप मुख्यमंत्री बने उस दिन से कह रहे हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और समाज में समरसता रहे, ये बात आप कहते रहे। मैं कहता ही नहीं हूं, मैं इसका पालन करता हूं। साथ साथ आप जातीय सम्मेलन या महाकुंभ उसमें भी चले जाते हैं। देखिए, विषय हमारा नहीं है, विषय समाज के लोगों का भी होता है कि वहाँ समाज में क्या चलता है। आखिर मैं जो कह रहा हूँ उसका अर्थ यही है कि हम आपस में समाजों में भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो सामाजिक रचनाएं हमारे यहाँ बनी हुई हैं और उसमें कई जगह पर तो संवैधानिक तौर पर भी उनको मान्यता मिली हुई है, जैसे एससी समाज है, जैसे बीसी समाज है। बीसी को प्रदेश के लोगों ने ज़्यादा मान्यता दी हुई है, एससी को केंद्र सरकार की ओर से मिला हुआ है, एसटी को भी केंद्र सरकार के मिला हुआ है, वो भी जातियाँ ही हैं। वहाँ कुछ उनको क्योंकि बैकवर्डनेस है तो उसका लाभ भी सुनिश्चित किए हुए हैं, तो अपने अपने हिसाब से वो भी करते हैं। और वोट के लिए परशुराम जी की भी ज़रूरत है। मैं क्या कह रहा हूँ, वोट का विषय नहीं है, लेकिन जब समाज अपने आप को कहता कि हमारी ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, ये कोई कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये समाज ने अपने आप ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने कहा कि हम इस नाम से कार्यक्रम करना चाहेंगे और हमारे सारे लोगों की कुछ डिमांड्स हैं, आप इसमें आए, उसमें गया। लेकिन जाने के बाद मैंने कोई ऐसी कोई बात कही हो कि जो बाकी समाज के खिलाफ गई हो और उस समाज के हित में गई हो, ऐसा नहीं है। केवल उस समाज की जो आवश्यकताएं थी, हाँ, हर समाज अपने अपने जो भी उनके कोई भगवान होते हैं, जो देवता होते हैं, जो ऋषि महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनको जो पूजते हैं, उसके हिसाब से उनकी इच्छा होती है इनका नाम थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो उन्होंने परशुराम जी के नाम से, भगवान परशुराम जी के नाम से कार्यक्रम किया। इससे पहले भी महर्षि वाल्मीकि जी के कार्यक्रम के लिए मैं समाज में गया,
गुरु रविदास जी आपने के नाम तो से गया। सीएम रेजिडेंस का भी नाम आपने चेंज भगत किया। कुटीर जी। कुटीर वो हमने नाम रखा, कबीर कुटीर। कबीर जी। कुटीर नाम रखा। तो ये समाजों के कुछ प्रतीक हैं या कुछ भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका सम्मान करना ये हमारा सबका काम है। और मैं ऐसा नहीं कि किसी एक में जाता हूँ, मैं सब में जाता हूँ। जो कोई बुलाए, हाँ, वहाँ जा करके मैं उस जाति के लिए ऐसी कोई बात नहीं करता जिसका नुकसान किसी दूसरे को हो, दूसरे को नुकसान नहीं हो, सब में ताल। मैंने कल भी ये कहा कि ब्राह्मण समाज, भगवान परशुराम कोई एक समाज के नहीं थे, भगवान परशुराम सबके थे और सबके लिए उन्होंने काम किया। अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अन्याय सहन नहीं करते थे। और बल्कि ब्राह्मण समाज के बारे में मैंने कहा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है। भगवान के कोई जाने का मिलाने का रास्ता कोई बता सके, जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जन्म जाति से नहीं है। हर एक जाति का अपना अपना एक काम है। क्षत्रिय जाति, अभी इनका एक देश की रक्षा सुरक्षा के अंदर बहुत भूमिका निभाई, इन्होंने शस्त्र उठाए, इनका शस्त्र उठाना काम है। वैश्य समाज व्यापार करता है, कृषि करता है, उनका अपना काम है। तो ऐसे कामों के नाते से एक समाज की व्याख्याएं बनी हुई हैं, उसको हम एक दिन में तोड़ नहीं सकते। हाँ, सभी समाजों की बराबर की चिंता करना, हरियाणवी हम सब हैं, हम हरियाणवी बनकर के काम करेंगे, एक दूसरे से तालमेल बैठा के काम करेंगे, एक दूसरे से भाईचारा रखेंगे और अपने प्रदेश की चिंता करेंगे ताकि देश और दुनिया में हमारा प्रदेश आगे बढ़े। इसलिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक कहा है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अब मेरे पास तो सर नीम के पत्ते रहते हैं, तो मैं खिलाता रहता हूं कि मेहमानों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, धन्यवाद। हर दृष्टिकोण से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस इंटरव्यू को बहुत गौर से देखिएगा, कई हेडलाइंस आपको इसमें मिलेंगी और आपको हमारे चैनल पे वो हेडलाइंस आपको लगातार दिख भी रही होंगी। गौर ये कीजिएगा कि ये इंटरव्यू हम किस वक्त कर रहे हैं। तब कर रहे हैं जब सोशल मीडिया में बहुत तरह की खबरें तूफान मचाई हुई हैं। इंटरव्यू तब हमने किया है मुख्यमंत्री जी का जब हम 2022 को अलविदा कह रहे हैं। इंटरव्यू तब किया है जब हम 2024 के स्वागत के लिए 2023 का आगमन कर रहे हैं, यानी वेलकम कर रहे हैं। 2023 के स्वागत करने का मतलब है 2024 की तैयारी। इसलिए इस इंटरव्यू को बहुत गौर से देखिएगा, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। और पॉलिटिकल इंटरव्यूज को सिर्फ सुना मत कीजिए, उसे पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।